गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं संजीत और आप लोग जुड़ गए हैं एक बार फिर से संजीत WWTC में। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 9 की पॉलिटी फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। और हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसका टाइटल है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र ही क्यों। वर्तमान समय में हम लोग देख रहे हैं कि भारतवर्ष में लोकतंत्र है। भारत जब से आज़ाद हुआ है 26 जनवरी 1950 से हमारे देश में गणतंत्र की व्यवस्था की गई है। उसके बाद से हमारा देश जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है, एक गणतंत्र देश है। लेकिन मन में बच्चों आपके एक सवाल आता होगा कि क्या दुनिया के सभी देशों में लोकतंत्र है और लोकतंत्र ही क्यों आवश्यक है। ये भी एक सवाल मन में आपके आते होंगे कि आखिर लोकतंत्र ही क्यों जरूरी है, आखिर लोकतंत्र के पीछे लोग इतने दीवाने क्यों होते हैं। और भी तो शासन की कई व्यवस्थाएं होती है, परंतु लोग जो है वो लोकतंत्र के प्रति जो है वो लोगों का झुकाव जो है वो अधिक होता है। इसके पीछे क्या वजह रही है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग क्रमशः एक एक करके सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखना चाहेंगे कि आखिर हम लोग इस चैप्टर में किन किन मुख्य बातों पर बात करने जा रहे हैं, है ना। लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र ही क्यों, इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे बच्चों लोकतंत्र क्या है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा जो पहला पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो क्या है, लोकतंत्र क्या है। ठीक है, उसके बाद है लोकतंत्र की विशेषताएं। हम लोग पॉइंट नंबर 2 में पढ़ेंगे लोकतंत्र की विशेषताएं, है ना। फिर क्या है, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में, यानी जो प्रमुख फैसले जो होते हैं वो किनके हाथों में होते हैं, तो निर्वाचित जो लोग होते हैं उनके हाथों में होते हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि के हाथों में होते हैं। लोकतंत्र में और क्या होता है, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला किया जाता है। ऐसा हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला किए जाते हैं इसमें, है ना। फिर क्या पढ़ेंगे बच्चों, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल। ये सब अभी मैं कंटेंट की बात कर रहा हूं, मैं इन पर अभी डिस्क्रिप्शन नहीं करने जा रहा हूं। कानून का राज और अधिकारों का आदर अगला कंटेंट है। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि लोकतंत्र ही क्यों, कि आखिर लोकतंत्र ही क्यों आवश्यक है ना। तो किसी भी चीज का एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है, और एक निगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र है, यदि डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट भी बात की जाएगी और लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी के फेवर में भी टॉक किए जाएंगे, यानी बात किए जाएंगे। तो यही दो अंत का टॉपिक है कि लोकतंत्र के खिलाफ क्या क्या तर्क दिए जाते हैं और लोकतंत्र के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए जाते हैं, है ना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। बच्चों, मैं आप लोग को शुरुआत में ही बता दूं कि इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में कवर करने जा रहे हैं, ठीक है, ताकि आसानी से आप लोग चीज़ों को समझ सके। यदि एक ही कंटेंट में मैं सारी चीज़ों को डाल दूं तो वो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा और आप लोगों को समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है ना। इसलिए मैं बहुत ही क्रमशः और बहुत ही विस्तार पूर्वक मैं इस चैप्टर के बारे में आप लोगों को बतलाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है वो बिल्कुल आनंद पूर्वक इस कक्षा का आनंद लेंगे, है ना। यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप YouTube पे हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है संजीत WWTC। आप फौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने मित्रों के साथ, है ना बच्चों। तो चलिए अब कक्षा को हम लोग और आगे ले चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है, बुक के अनुसार ही मैं यहाँ पे कंटेंट अपना तैयार किया हूँ। और आपका जो पहला टॉपिक है बुक में कि लोकतंत्र क्या है। आपके भी मन में सवाल आ रहे होंगे बच्चों कि आखिर लोकतंत्र जो है वो आखिर होता क्या है, लोकतंत्र क्या है ना। तो एक बहुत ही सरल परिभाषा किताब में दी गई है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, ठीक है। मैं फिर से आप लोगों को बतलाने की कोशिश करता हूं कि लोकतंत्र किसे कहेंगे। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है
जिसमें शासकों का चुनाव कौन करते हैं? लोग करते हैं, यानी कि उस क्षेत्र की जनता करती है। यानी डेमोक्रेसी में शासक का चुनाव जो है वो किनके द्वारा किया जाता है? तो पब्लिक के द्वारा किया जाता है, उस क्षेत्र में रहने वाले सिटीजन्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है बच्चों, और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये परिभाषा आपकी बुक की है, इसलिए आप लोग इसे अपने नोट्स में भी शामिल कर लोगे। ठीक है, आइए अब हम कुछ और भी बात करेंगे। अब्राहम लिंकन लिंकन साहब थे, है ना? अब्राहम लिंकन जो थे, उनका कहना, उनके अनुसार लोकतंत्र की क्या परिभाषा थी? तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि लोकतंत्र जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार होती है। यानी डेमोक्रेसी क्या है भाई? तो लोकतंत्र जो है वो जनता की, है ना, जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार होती है। यानी हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ सच ऑफ गवर्नमेंट, है ना, यानी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी को हम बहुत ही सिंपल वे में अब्राहम लिंकन के अनुसार हम डिफाइन कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है भाई? ऑफ द पीपल, यानी जनता का शासन है। बाय द पीपल मतलब जनता के द्वारा शासन है, एंड फॉर द पीपल, और ये जो सरकार होती है वो किसके लिए होती है? जनता के लिए। यानी पूरे डेमोक्रेसी में यदि डेमोक्रेसी के केंद्र बिंदु में यदि कोई होता है तो वो कौन होता है बच्चों? तो पब्लिक होती है, आम जनता होती है ना? इसीलिए अब्राहम साहब जो थे, अब्राहम लिंकन साहब जो थे, उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार होती है। ठीक है, और ये बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन डेमोक्रेसी के बारे में दिया गया है अब्राहम लिंकन के द्वारा, है ना? आइए अब हम लोग आगे अगले टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है कि लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। यानी लोकतंत्र के बारे में क्या क्या हम लोग मेन फीचर्स है उनके बारे में जानेंगे, और यहाँ से अब हम लोग जो है वो थोड़ा सा डिटेल जानने की कोशिश करेंगे, है ना? तो देखिए, एक और बहुत बड़े स्कॉलर्स थे, अरस्तु, है ना, फिलोसफर हम कह सकते हैं अरस्तु। उनका मानना था कि लोकतंत्र तब होगा जब गरीब, ना कि धनाढ्य शासक हो। यानी कि सही मायने में लोकतंत्र किसी भी देश में तभी आ सकता है जब वहां का शासक कोई अमीर पूंजीपति ना हो, बल्कि वो कैसा व्यक्ति हो? गरीब हो, है ना? ये डेफिनेशन जो है वो किनका दिया गया था? तो अरस्तु साहब के द्वारा ये डेफिनेशन दिया गया है ना बच्चों? ये आपके कंटेंट में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बतला रहा हूं ताकि आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें समझ सकिए, जान सकिए। ठीक है, आइए अब बुक के अनुसार मैं आपको फिर से लेके चलता हूं कि बुक के अनुसार लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं दी गई है। तो लोकतंत्र में क्या होता है बच्चों? इसमें शासक लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। पहला पॉइंट में आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें जो शासक का चुनाव होता है वो किनके द्वारा किया जाता है? तो पब्लिक के द्वारा किया जाता है। हम लोग यहाँ अपने यहाँ भी देखते हैं बच्चों, है ना, कि हमारे यहाँ प्रत्येक 5 वर्षों में, चाहे वो विधानसभा की चुनाव हो या लोकसभा की चुनाव हो या ग्राम पंचायत की चुनाव हो या नगर निगम का चुनाव हो, तो प्रत्येक 5 वर्षों में क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है, और इसमें देश के सभी वयस्क नागरिक, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा वे अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं। इसीलिए यहाँ पे इसके पहले फीचर्स में बताया गया है कि इसमें शासक जो है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना? तो वो कोई एग्जाम क्लियर करके हमारे प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत नहीं है। झारखंड के चीफ मिनिस्टर श्री हेमंत सोरेन जी हैं, तो वो कोई एग्जाम पास करके आज झारखंड के चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पे नहीं वो कार्य कर रहे हैं, बल्कि वो जनता के द्वारा चुने गए हैं। यानी झारखंड की जनता के द्वारा हेमंत सोरेन जी चुने गए हैं। ठीक उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को आज यदि भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया है, तो उनका चुनाव जो है वो समस्त भारतवर्ष के लोगों के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में किया गया है। यानी समस्त शक्ति जो होती है वो लोकतंत्र में किनके हाथों में होती है? तो पब्लिक के हाथों में होती है। ठीक है, और क्या दूसरा पॉइंट है बच्चों? तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि निशुल्क और प्रतिस्पर्धी चुनाव आयोजित होते हैं। यानी कि डेमोक्रेसी में जो चुनाव कराए जाते हैं वो कैसा होता है? निशुल्क होता है। यानी कि यदि हम वोट देने के लिए जा रहे हैं तो हमको वहां वोट देने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है। ठीक इसी प्रकार से प्रतिस्पर्धी चुनाव आयोजित होते हैं, मतलब कम्पिटिटिव होते हैं।
जैसे जो भी 2 या 4, 5, 10 जितने भी प्रतिभागी चुनाव में भाग लेते हैं, प्रत्याशी भाग लेते हैं, उनके बीच में कंपटीशन होता है। हर कोई अपने आप को बेटर परफॉर्म करने का कोशिश करता है और जनता को अपने तरीके से लुभाने की कोशिश करता है, और हर किसी को एक समान अवसर मिलता है चुनाव में भाग लेने के लिए। किसमें? तो डेमोक्रेसी में। ये दूसरी विशेषता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से तीसरी विशेषता है कि प्रत्येक वयस्क, चाहे कोई भी धर्म, शिक्षा, जाति, रंग या आर्थिक स्थिति उसकी किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, इसीलिए मैंने यहाँ धन की बात किया हूँ, सबको वोट, सबके वोट का मूल्य जो होता है वो क्या होता है? एक होता है। यानी हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी है, और दुनिया के समस्त देशों में जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पर इस प्रकार की डेमोक्रेसी में व्यवस्था होती है कि चाहे आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, चाहे आप अशिक्षित हो, चाहे वो आप शिक्षित हो, चाहे आप बहुत बड़े पूंजीपति हो, चाहे वो मध्यम वर्ग के हो, या फिर आप समाज के सबसे निचले तबके से आते हो आर्थिक दृष्टिकोण से, फिर भी आपके वोट का मूल्य जो है वो क्या होगा? एक समान होगा। जितना वोट का वैल्यू एक ऊंची जाति के लोगों का है, उतना ही वोट का वैल्यू एक नीची जाति का भी हो सकता है। जितने वोट का वैल्यू एक अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति का एक वोट का मूल्य है, उतना ही एक अल्पसंख्यक समाज के भी एक व्यक्ति का वोट का मूल्य होगा। और इसी प्रकार से एक देश का, चाहे कितना बड़ा भी क्यों वो पूंजीपति क्यों ना हो, उसके वोट का वैल्यू भी एक होगा। और देश के एक निम्नतम वर्ग के लोग, चाहे वो कितना भी मजदूर क्लास का ही क्यों ना हो, उसके वोट का वैल्यू भी कितना होगा? एक होगा। यानी डेमोक्रेसी की ये बहुत बड़ी विशेषता है। यानी यहाँ पर इस फीचर्स के द्वारा देश में कहीं ना कहीं समानता लाने की कोशिश की गई है कि आप चाहे किसी भी भाषा, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, या आपका शैक्षणिक बैकग्राउंड कैसा है, आपका आर्थिक बैकग्राउंड कैसा है, ये डजंट मैटर है। आप डेमोक्रेसी में आपके वोट का वैल्यू जो है वो क्या माना जाएगा? बिल्कुल एक समान माना जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट की ओर हम लोग आगे आते हैं। तो चुने गए शासक संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा निर्धारित किए गए सीमाओं के भीतर ही निर्णय लेते हैं। यानी कि अब हम कह सकते हैं बच्चों कि जिन प्रतिनिधियों को अब हम चुन लेते हैं, वो प्रतिनिधि भी क्या होंगे? जब वो अपने पद को संभालेंगे तो वो भी ऐसा नहीं है कि वो असीमित शक्ति का उपयोग करने लगेंगे। वो भी जो शक्ति का उपयोग करेंगे वो एक निश्चित शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। वो जो उनको संविधान में जो शक्तियां प्रदत्त की गई है हमारे जनप्रतिनिधियों को, वही लिख रहा है कि चुने गए शासक संवैधानिक कानून, यानी संविधान के कानून के आधार पर जो उनको राइट्स दिया गया है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कैबिनेट के कोई भी मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो आपके नगर निगम के कोई मेयर हो, या ग्राम पंचायत का मुखिया या सरपंच हो, कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो निर्वाचित हुआ है तो वो उतना ही पावर का यूज कर सकता है बच्चों, जितना कि पावर उसे संविधान के द्वारा दिया गया है, और एक निश्चित सीमा के भीतर ही वो कार्य कर सकता है। और यदि वो अपनी सीमाओं से बाहर जाकर कार्य करने की प्रयास करता है तो उसके लिए भी कानून की व्यवस्था की गई है, संविधान में उसकी समुचित व्यवस्था की गई है, और वह भी दंड का भागी हो सकता है, ठीक है। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी एक और विशेषता है बच्चों कि कानून का शासन। यानी कि डेमोक्रेसी में किसी पार्टिकुलर व्यक्ति विशेष समुदाय का शासन ना होकर इसमें जो शासन व्यवस्था चलाई जाती है वो संवैधानिक रूप से चलाई जाती है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चलाए जाते हैं इसमें शासन व्यवस्था। यानी अकॉर्डिंग टू लॉ, जो कानून हमारे संविधान में प्रदत्त है उन्हीं कानूनों के आधार पर देश के निर्वाचित जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो हमारे देश में शासन व्यवस्था को चलाते हैं। अपनी मनमर्जी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग देखे थे कहाँ पे? इतिहास की पुस्तक में, फ्रांस में जैसा लुई 16 कर रहा था, चाहे रशिया की मैं बात करूं तो जार निकोलस सेकंड के द्वारा जो वहां पे जो शासन व्यवस्था चलाई जा रही थी वो बिल्कुल अलग थी। वहां पे कोई कानून का शासन व्यवस्था नहीं चल रही थी, वहां पे वन मैन
का पूरा सिस्टम काम कर रहा था। लेकिन डेमोक्रेसी की यदि हम बात करें बच्चों, तो डेमोक्रेसी में ऐसी चीजें नहीं होती है। डेमोक्रेसी में जो शासन व्यवस्थाएं चलती है वो बिल्कुल कैसी चलती है, तो कानूनन रूप से चलाई जाती है। ठीक है, आइए अब इसकी कुछ और फीचर्स की मैं बात करूं, है ना। तो लोकतंत्र की और क्या विशेषताएं हैं बच्चों, तो नागरिक का अधिकार संविधान के माध्यम से संरक्षित किया जाना है ना। प्रत्येक लोकतांत्रिक देशों में उस देश में रहने वाले नागरिकों को एक निश्चित कुछ अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। जैसे भारतवर्ष की ही मैं बात करूं, तो भारतवर्ष के नागरिकों को भी कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कक्षा 8 में ये भली भांति पढ़ाया गया होगा कि हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है ना। तो उन मौलिक अधिकारों का हमारा हनन जो है वो कोई भी नहीं कर सकता है। वही यहाँ पे लिखा गया है कि नागरिकों का अधिकार संविधान के माध्यम से संरक्षित किया जाना चाहिए। यानी कि डेमोक्रेसी में जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, है ना, इस प्रकार से जो 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। कोई पार्टी विशेष की यदि सरकार बन जाए तो वो चाह कर भी हमारे इन फंडामेंटल राइट्स को हटा नहीं सकता है। ठीक है, इसकी एक और विशेषता है बच्चों की स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। यानी डेमोक्रेसी में क्या होती है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। यानी ज्यूडिशियरी जो होती है वो बिल्कुल निष्पक्ष और स्वतंत्र होती है। यद्यपि जो है भारतवर्ष की ही यदि मैं बात करूं तो ज्यूडिशियरी की जो नियुक्ति होती है वो कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। लेकिन एक बार यदि वो कार्य करने के लिए प्रारंभ कर देती है तो वो बिल्कुल कार्यपालिका से क्या हो जाती है, वो अलग हो जाती है ना, एग्जीक्यूटिव से वो बिल्कुल अलग हो जाती है। जैसे मैं कुछ उदाहरण की बात करूं तो भारत में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन एक बार जब नियुक्त हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर भी राष्ट्रपति का किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं रहता है और वे स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं। यानी देश की जो न्यायपालिका होती है लोकतांत्रिक देशों में, वो क्या करती है, सरकार के हर एक गतिविधि के ऊपर अपनी पैनी नजर बनाई रखती है और सरकार के द्वारा उठाए गए हर एक गलत कदम को वह रोकने में सक्षम होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया है, कहा गया है बच्चों की एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। लोकतंत्र की विशेषताओं में ये सबसे बड़ी विशेषता है कि न्यायपालिका जो है वो हमारा कहीं ना कहीं वो बॉडीगार्ड के रूप में खड़ा है और हमारे अधिकारों का हनन होने से वो क्या करती है, रोकती है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, अगला फीचर्स में कहा गया है कि प्रमुख फैसले जो होते हैं वो निर्वाचित नेताओं के हाथ में होती है। सही बात है कि इसमें लोकतंत्र में क्या होता है कि आम पब्लिक की भागीदारी जरूर होती है सरकार बनाने में, जनप्रतिनिधियों के चुनने में, परंतु बच्चों हर एक छोटी छोटी फैसला को करने में देश के हर एक नागरिक से सलाह लेना ये कहीं से भी संभव नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे लिए, पूरे देश के लिए फैसले लेने का कार्य जो है वो कौन करती है, तो हमारे द्वारा चुने गए ही निर्वाचित नेता यानी जनप्रतिनिधि करते हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कोई मंत्री हो सकते हैं, या राज्य के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, या फिर उनके कैबिनेट के मिनिस्टर हो सकते हैं। आपको यहाँ पे संशय हो सकता है, आपके मन में एक सवाल आ सकती है कि तो सारे फैसले तो वही कर रहे हैं। नहीं, तो फैसले अवश्य वो कर रहे हैं, लेकिन वो फैसले करने वाले व्यक्ति कौन है, वो फैसले करने वाले व्यक्ति तो हम ही लोगों के द्वारा चुन कर न भेजा गया है। हम जिनको अपना प्रतिनिधि बनाए हैं, हम जिनको माने कि नहीं ये हमारे लिए आदर्श है, ये व्यक्ति हमारे लिए अच्छा कार्य कर सकता है, सही समय पे सही निर्णय ले सकता है, उसी आदमी को ना हम चुनकर भेजे हैं। तो इस परिस्थिति में भी यदि आप गौर करोगे बच्चों तो आप पाओगे कि फैसले निर्वाचित जनप्रतिनिधि अवश्य ले रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से यदि बात की जाए तो वो फैसले लेने वाले भी कौन है, आम जनता ही होती है।
तो ये हुआ बच्चों लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं, है ना। मैं एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो लोकतंत्र की कुछ आपके फीचर्स आप देख रहे हो, ये जो मैंने विशेषताएं बतलाया हूं, इन सारी विशेषताओं को आप लोग अपने नोट्स में भली भांति नोट करके रख लेंगे। आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से ये चीजें जो है वो मायने रखती है। आइए अब मैं कुछ नरेंद्र मोदी का जो डेमोक्रेसी के बारे में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था उनके बारे में बात करूं कि लोकतंत्र में लोगों का निर्णय हमेशा अंतिम होता है और हम सभी को इसे मानना चाहिए, है ना। ये कथन किनका था? तो हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कथन है कि लोकतंत्र में लोगों का निर्णय हमेशा अंतिम होता है, यानी कि पब्लिक का जो डिसीजन होता है वो लास्ट डिसीजन होता है और सभी को इस डिसीजन का क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो आप इन सभी तमाम बातों से आप समझ सकते हो कि डेमोक्रेसी का महत्व बच्चों कितना है और क्यों डेमोक्रेसी जो है वो आवश्यक होता है। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो लास्ट में मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।